हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, मारवाड़ी बॉयज सेक्शन, इलेक्टिव हिंदी। आज हम लोग क्लास 11th। आज हम लोग पढ़ेंगे सीधे ये दोपहर का भोजन, जो पिछले क्लास में हम संक्षेप में कहानी बताए थे। इसका संक्षेप में सार बता दिए थे, इस कहानी का लेखक क्या कहना चाहता है। तो आज हम सभी इसको थोड़ा इसकी व्याख्या वाले जो लाइन है उसको मैं डिटेल से व्याख्या बता देती हूँ। तो इसमें देखो लेखक क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमने बताया था कि इस कहानी में एक गरीब फैमिली की ग्रामीण जो जीवन है, और उसमें एक गरीब फैमिली जिसके यहाँ की न्यूनतम आय है, और न्यूनतम आय के बदौलत भी वो उस घर का खर्च वहन नहीं हो पा रहा है। लोग अपने में परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। और उसको किस तरह से उस घर की जो महिला गृहिणी है वो किस तरह से अपने सबसे घर की इज्जत को बचाना चाहती है, या आपस में मन मुटाव ना हो कह के सबके साथ सबको बातें अलग अलग करके सबको मिला के रखती, जबकि सभी लोग घर की स्थिति से वाकिफ हैं। देखो लेखक कहना क्या चाहते हैं, कुछ लाइनें का व्याख्या मैं कर देती हूँ। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरी पनियाई दाल और चने की तरकारी। तो ये जो लाइन है उससे साफ साफ झलक रहा है कि खाने की जो व्यवस्था है वो कितनी कमज़ोर है, क्योंकि उस घर में आय नहीं है, और आय के बदौलत आय जो नहीं है तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भूखे प्यासे जो लोग हैं वो आते हैं तो मन करता है कि पेट भर के खाएं, लेकिन घर में पेट भर के खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। भोजन की अत्यंत ही कमी है। यहाँ अमरकांत जी इस दोपहर के का भोजन जो शीर्षक है उनका, उसके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी घर में भूखे प्यासे सुबह से निकल जाते हैं, एक टाइम का खाना बनता है, और उस दोपहर के भोजन में भी लोग थक हार करके जब काम के लिए निकलते हैं, काम खोजने के लिए, तो किस प्रकार वो पूरा जो उसका दृश्य है वो सामने उभर कर सामने आता है। यहाँ रामचंद्र की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं लेखक, और कहते हैं कि अब एक युवा व्यक्ति के लिए 2 रोटियां, भर कटोरी पनियाई दाल और थोड़ी सी चने की सब्जी क्या पर्याप्त मात्रा में भोजन है? नहीं। अगर वह भरपेट भोजन करना भी चाहे तो दूसरों का क्या हो? दार्शनिक की भांति का कहने का मतलब है कि वह अजीब दृष्टि से उस अपने भोजन की थाली को देखता है, और पूरी तरह से यहाँ गरीबी झलक रही है। गरीबी एक अभिशाप है, क्योंकि पेट तक काटना पड़ता है। मतलब लोग अपनी क्षुधा की तृप्ति भी पूरी से नहीं कर पाते, और उससे ऐसी स्थिति में सभी कोई अपने अपने भूख से भी कम खाता है, और इसलिए लोगों की जो सेहत है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। आज देश की ये स्थिति, समाज की ये स्थिति को अमरकांत जी हमारे समक्ष रख रहे हैं कि कितना भी मनुष्य परेशान या मेहनत करने की कोशिश है, लेकिन आज का जो समाज है वो या तो किसी को काम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन और काम मिल पा रहा है तो वो ढंग का नहीं है, जिससे कि उसके
उसका उसका तथा उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। ये जीवन का संघर्ष कब तक चलेगा उसको इसकी पता नहीं है। और वह आशा, एक मन में आशा संजोए हुए है कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी इस जो हमारी सामने जो संकट है वो उसका अंत होगा। इसलिए वह अपने माता को सांत्वना भी देता है रामचंद्र कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अब देखो दूसरे, उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। यहाँ इन लाइनों से साफ साफ पता चलता है उस घर की दयनीय स्थिति का, क्योंकि जब दयनीय स्थिति नहीं होती तो उसका जो 6 वर्ष का बालक है उसे उस तरह से वह चारपाई पर लेटा हुआ ना रहता और उसके शरीर पर भी कपड़े नहीं हैं और साथ ही उसकी हड्डियां जो है वो पेट की, छाती की, गले की, सब एक एक हड्डियां दिख रही हैं और हाथ पैर भी ककड़ियों की भांति। तो हम देखते हैं ककड़ी कितना पतला पतला रहता है और उस ऐंठा हुआ भी रहता है, सूखा। जैसे जब ककड़ी सूख जाती है तो वो ऐंठन टाइप की हो जाती है, उसी तरह से उसका हाथ पैर जो है वो उसी तरह से ककड़ियों की भांति दिखाई दे रहा है और मुंह भी खुला हुआ है और वो उसके ऊपर दुनिया भर की मक्खियाँ भनभना रही हैं और उसमें इतनी सी ताकत नहीं है कि वह अपने मुंह पर बैठती हुई मक्खियों को भी उड़ा सके। 6 वर्ष का बच्चा यदि जब इतना बड़ा होता है और उसके शरीर में अगर ठीक से भरण पोषण हो, खाना पीना मिले, तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है, वह दौड़ता कूदता नजर आता है। लेकिन यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक कि किस तरह उसके शरीर में जो या तो उसे कोई बीमारी है जिसका कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है और ना उसे स्वस्थ या पौष्टिक भोजन उसके शरीर के लिए मिल रहा है, ना उसका इलाज ढंग से हो पा रहा है, क्योंकि सभी चीज़ में तो पैसे क्या ही खेल है। यदि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर की फीस प्लस उसकी दवाइयाँ, वो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं कि लोग को वहन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताने का प्रयास लेखक कर रहे हैं कि किस जो गरीबी है वो एक पूरी तरह से अभिशाप बन करके हमारे समाज में पैदा होती है, हमारे समाज में आती है, जो किसी के घर का या जान माल के ऊपर भी उतना भारी पड़ जाती है कि उसका बयां करना मुश्किल हो जाता है। और उसके जब घर में पैसे की दिक्कत है तो वो पैसे के अभाव में किसी बीमार व्यक्तियों का, परिवार के किसी बीमार व्यक्तियों का भी सही सही देख रेख नहीं हो पाता। इन लाइनों में ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक कि पौष्टिक भोजन के अभाव में सिद्धेश्वरी जो उसकी माता है, उसका वह 6 साल का जो पुत्र हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, वो सिर्फ जब अपने खाने की थाली लेकर के बैठती है, एक रोटी जब उसके लिए मात्र बचता है, तो उसका ध्यान अपने 6 वर्ष के बेटे पर जाता है, जो टूटे फूटे खटोले पर, खाट एक चारपाई जो होती है वो खटोलों पर वो लेटा हुआ है, वो भी बेसुध पड़ा हुआ है। तो उसके लिए भी वह आधी रोटी रख देती है और आधी रोटी खाकर पानी पीकर सिर्फ पेट भर के अपना उड़ जाती है। तो यहाँ पर हर चीज़ का वो बताया गया है कि किस तरह से हमारा जो समाज है वो कुछ
तो बहुत अमीर लोग होते हैं और कुछ बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखो दूसरे लाइनों में कवि कहना क्या चाहते हैं। सिद्धेश्वरी भय और आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता को भी उनसे सही सही बात करने में झिझक उत्पन्न होती है, जब घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही तंगहाली होती है, क्योंकि सभी में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रूखापन आ जाता है। इसलिए सिद्धेश्वरी भी अपने बड़े बेटे रामचंद्र से डरते डरते पूछती है। जब वो खाने पर बैठता है तो वह डरते डरते पूछती है कि जहाँ वो काम पर गया था, क्या वहाँ काम के लिए कोई बात बनी, या अच्छी नौकरी के लिए कहीं पर कोई बात बनी। इसके एवज में वह कहता है, पहले तो वह माँ को देखता है और फिर कहता है कि फिर जब समय आएगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सभी अपनी प्रगति तो खोजते हैं, लेकिन प्रगति के लिए जो मेहनत करते हैं और प्रगति नहीं मिलती तो उससे उनके मन में एक घोर निराशा छा जाती है। वही निराशा यहाँ रामचंद्र की आंखों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह मेहनत तो करने के लिए तैयार है, सुबह से निकलता भी है, लेकिन उसकी मेहनत जो है वो सफल नहीं हो पा रही है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। अब यहाँ पर इन लाइनों में वह अपने लेखक आशय स्पष्ट करता है। आशय लेखक बताता है, लेखक का आशय है कि सिद्धेश्वरी का जो आशा है उसका वो चित्रण कर रहे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार उन्माद का रोगी वास्तविकता से अलग बातें बोलता रहता है, उसी प्रकार भविष्य की आशाओं पर उसकी जो आशाएं टिका हुआ है, उसमें यथार्थ जानती है, वह सत्य जानती है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी वो कल्पनाएं जो है उसकी वो उस पर हावी हो जाती है। वह झूठ मूठ के दिलासे देकर ही परिवार को संभाले रखने का प्रयास करती है, क्योंकि वो हर किसी से झूठ ही कहती है। जब रामचंद्र का छोटा भाई वो नौकरी की तलाश में जाता है और जब रामचंद्र खाने के समय अपने छोटा भाई मोहन के लिए पूछता है, तो माता उससे सिद्धेश्वरी जो है वो उससे साफ साफ झूठ कह देती है कि वो पढ़ाई लिखाई के संबंध में कहीं निकला है, पढ़ाई लिखाई करने। इसलिए वह अपने सबको, अपने पति को भी यह बताना चाहती है कि इन सब का प्रयास एक दिन रंग लाएगा। अपना जो बेटा जो है उनका दोनों बेटा जो है वो नौकरी और पढ़ाई को लेकर के कि सबको एक दिन रंग लाएगा। इसलिए तो यहाँ पर भी वह कहता है कि वह जो सिद्धेश्वरी है उसके मन में एक आशा की किरण जगी हुई है कि आशा, जब वो आशा की किरण की कभी ना कभी हमारा स्थिति ठीक हो जाएगा। अब देखो, वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करें, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में ना जाने कैसा भय समाया हुआ था। यहाँ सिद्धेश्वरी की मनोदशा के माध्यम से लेखक निराश व्यक्ति की मनोदशा का चित्रण कर रहे हैं कि किस तरह से एक निराश व्यक्ति की हिम्मत, जब वो मेहनत करने पर जाता है लेकिन जो उसकी मेहनत सफलता हासिल नहीं होती है मेहनत से, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। उनका मन भयभीत रहता है हर समय। वह किसी भी विषय पर खुलकर बात करना भी चाहे तो वह नहीं कर पाता। सिद्धेश्वरी के मन में यह भय समाया हुआ है
कि क्या कभी उनकी जीत होगी। वह हमेशा सोचती है कि कभी क्या हमारा दिन पलटेगा, हम गरीबी से उबर पाएंगे। इस तरह की बातें उसके मन में विचार, इसके तरह के विचार कौंधते रहते हैं। उस क्या गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में उसके बेटे टिक पाएंगे, क्या कभी उनके दिन भी फिरेंगे। इस तरह की बातें, वह अजीबोगरीब बातों में अपने मन को घुमाए रहती है, मन उनका घूमता रहता है। गरीबी के इस पक्ष को स्पष्ट करते हुए लेखक यह बताना चाहता है कि निराशा के साथ जीवन जीना बहुत ही कठिन है। सिद्धेश्वरी का संघर्ष इसी को चित्रित कर रहा है। वह बार बार सभी को सांत्वना देने वाली बातें कहती है, जैसे अपने पति को भी सांत्वना देती है, अपने बड़े बेटे को भी सांत्वना देती है कि सब कोई एक दूसरे के प्रति चिंतित है और अपने घर के प्रति भी चिंतित है कि सबका जीवन, हम सबका जीवन किस प्रकार बीते। तो बच्चों, ये कहानी का जो कुछ लाइनों की जो व्याख्या थी उसको मैंने समझा दिया। ये और तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आता है उसके लिए पूरी कहानी को पढ़ोगे। बिना पूरी कहानी पढ़े हुए तुम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो, इसलिए ये पूरी कहानी पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये आज हम दूसरे दिन भी दोपहर का भोजन जो अमरकांत की लेख है उसको हम पूरी तरह से समझा दिया है। अब तुम लोग इसे पढ़ करके पूरी तरह से समझोगे। यदि कोई प्रश्न करना हो तो तुम लोग इसमें प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। आज ये क्लास समाप्त करती हूँ।